हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज पंकज गुप्ता और आज हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी की। और सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हो गया था बेटा, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन थे प्लांट फिजियोलॉजी की दृष्टि से। अब हम साइटोलॉजी में ही आ रहे हैं। साइटोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है बेटा राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। आज हम बात राइबोसोम की करेंगे, तो हेडिंग डाली जाए बेटा राइबोसोम। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना बेटा, पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बात करूं, ये बहुत ही छोटा पार्टिकल है, डेंस पार्टिकल है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। कैसा? ऐसा लग रहा था कि सेल के अंदर दाने दाने से। क्या बेटा? दाने दाने से। दाने दाने से बोले तो ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है बेटा। मैं कह दूं ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। अगर ग्रेनुलर है तो डेंस भी है। क्या है बेटा? डेंस भी है। चूंकि छोटा स्ट्रक्चर होता था और छोटे स्ट्रक्चर के नाते इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में देखा। कहाँ देखा बेटा? 1953 में जॉर्ज पेलाडे ने सबसे पहले देखा बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या? इलेक्ट्रॉन हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बहुत सुंदर बेटा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्होंने जॉर्ज पेलाडे ने सबसे पहले देखा इन्हें 1953 में। ऐसी हमारी एनसीईआरटी भी कहती है, इसलिए हमें इसको पेलाडे पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। कौन सा पार्टिकल? पेलाडे पार्टिकल बेटा। ये एक्चुअल में छोटा होता है। क्या होता है? ये छोटा होता है। बहुत छोटा होने के कारण इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूज किया गया। ठीक है ना बेटा? देखो, इसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बना होता है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर मैं देखूं तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनता है। किससे? आरएनए प्लस प्रोटीन बेटा। राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर ये बनता है। ये दो सब्सटेंस से मिलकर बनता है आरएनए प्लस प्रोटीन। मैंने आपको बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके पास राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम की सब यूनिट भी होती हैं। तो लार्ज सब यूनिट से किससे अटैच होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर अगर मैं हाथ फेर के देखूं तो हमें रफ लगती थी। क्योंकि रफ लगती थी बेटा? क्योंकि यहाँ पर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम पाए जाते थे। क्या? राइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और आ रहा है बेटा। मैंने कहा था आपको लाइसोसोम भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता था। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती थी। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता था। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखने योग्य ये है कि राइबोसोम पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। या मैं लिख दूं बेटा, लिख दूं कि इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या बेटा? It is not membrane bound structure. It is not membrane bound structure. यानी इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अरे तो गजब हो गया। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक की सेल होती थी, उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते थे। लेकिन आज से ये कंफर्म हो गया बेटा कि यूकैरियोटिक के अंदर भी ऐसे ऑर्गन्स हैं, यूकैरियोटिक के अंदर भी ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। समझ रहे हैं आप बेटा? आरबीसी को छोड़कर, आपको तो पता है आरबीसी एक्सेप्ट आरबीसी, यानी कि इसको छोड़कर बेटा सारे के सारे सेल ऑल सेल हैव राइबोसोम बेटा। आरबीसी को छोड़कर ह्यूमन बींग्स के अंदर आरबीसी को छोड़कर सारे के सारे सेल्स के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स का काम प्रोटीन बनाना होता है। और हम जानते हैं 90% ऑफ मेजॉरिटी प्रोटीन सारे एंजाइम्स का काम करती हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ। बेटा सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हमारे एंजाइम के कंट्रोल में होती हैं। चूंकि प्रोटीन्स बन रही है, इसलिए मैं राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल भी कहता हूँ। क्या बेटा? इंजन ऑफ द सेल भी कहता हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल यही तो बनाती है। और जो रॉ मटेरियल है बेटा वो है अपना प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं ये प्रोटीन फैक्ट्री भी है। अरे बोलो बेटा, मैं कह दूं द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि आप तो एक बात बताओ कि 90% एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन्स नेचर के होते हैं, क्योंकि 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एंजाइम। क्योंकि उसके बाद एक्टिव साइट बटुआ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। वो एंजाइम का काम करती है ना बेटा? आप पढ़ोगे भी, आपको मैं बताऊंगा आपको। आरएनए भी एक प्रकार से एंजाइम का काम कर जाता है, जिसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर। हेडिंग डाली जाए बेटा टाइप्स ऑफ राइबोसोम। बेटा टाइप्स ऑफ राइबोसोम पढ़ने से पहले हमें इतना तो समझ में आ गया कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल इज राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। ऐसे हम ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी कहते हैं। इसे बेटा ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी कहते हैं। देखो समझने की कोशिश करना, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। समझ रहे हैं आप?
बेटा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन मैंने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को बोला था। हाँ। क्योंकि उसके पास अपनी खुद की प्रोटीन बनाने की मशीनरी थी। इसे हम ऑर्गेनल विद एन ऑर्गेनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म में होता ही आता राइबोसोम, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आता है, इसलिए हम इसे ऑर्गेनल विद एन ऑर्गेनल बोल रहे हैं। क्योंकि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर भी राइबोसोम है, यानी कि उसके अंदर भी ऑर्गेनल है। तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं कि ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल है। बिल्कुल, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल दिया मैंने। और स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ये भी लिख लो बेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। कौन सा? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। और देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में पाया जाता है। कहाँ? दोनों में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रेजेंट इन ऑल सेल, ऑल टाइप ऑफ सेल। ऑल टाइप ऑफ सेल में कहीं बथेरी प्रकार की सेल्स नहीं है, दो ही प्रकार की सेल्स इस दुनिया में पाई जाती हैं बेटा, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इसका मतलब ये मन सोचना कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा, ना, ऐसा नहीं है। ये बेटा यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, ठीक है ना। हेडिंग डालो बेटा, टाइप ऑफ राइबोसोम। और टाइप ऑफ राइबोसोम्स में सबसे पहले यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की बात करेंगे। टाइप्स डालो और टाइप्स में पहले बेटा लिखो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। बेटा यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? 80S। और ये पाई जाती कहाँ है बेटा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा। ये पाए जाते हैं आपके साइटोप्लाज्म में। किसमें? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, और साइटोप्लाज्म में 80S होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। एस का क्या मतलब है यहाँ पर? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन रेट। क्या? सेडिमेंटेशन रेट। ये सेडिमेंटेशन रेट सबसे पहले स्वेडर्ग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। किसकी बेटा? एस की करी थी। बिल्कुल, इसे सबसे पहले स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा, इसलिए मैं इसको स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जानता हूँ। कि स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जानता हूँ। समझ रहे हैं बेटा आप? और इसका बेसिक रियलिटी अगर मैं मतलब बताऊं तो सेडिमेंट्री रेट होता है। क्या? सेडिमेंट्री रेट। सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी कौन सा राइबोसोम नीचे बैठता है, यही सेडिमेंट्री रेट कहलाता है। क्या? यही सेडिमेंट्री रेट कहलाता है, ठीक है ना बेटा। एक तो अपने 80S प्रकार का राइबोसोम पढ़ा जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। दूसरा आप देखो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। दूसरी हेडिंग क्या डाली जाएगी बेटा? बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हेडिंग डाला बेटा। इसके नीचे लिखो 70S। क्या? 70S। ऐसा नहीं है ये 80S राइबोसोम है, इसकी भी फर्दर यूनिट होती हैं, सब यूनिट होती हैं, लेकिन अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की। किसकी? टाइप्स ऑफ राइबोसोम। बिल्कुल, हेडिंग डालो बेटा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। बेटा देखो 70S राइबोसोम प्रेजेंट साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कहां पर बेटा? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो भी अपनी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है। कौन सा? 80S राइबोसोम। बेटा एक दूसरी बात बताऊं, ये अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे आप तो जानते हो साइटोप्लाज्म के अलावा यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी अटैच होते हैं। तभी तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं रफ बोल रहा हूँ। इसी प्रकार से ये 70S टाइप के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच होते हैं। कहाँ बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सुंदर। दूसरा आपने पढ़ा था कि 70S टाइप के राइबोसोम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो बेटा नोट कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तभी तो मैंने इनको सेल विद इन सेल ऑर्गेनल कहा। क्या कहा बेटा? सेल विद सेल ऑर्गेनल। बिल्कुल, एस का मतलब आप समझ ही गए होंगे। एस का मतलब सेडिमेंटेशन रेट होता है, और सेडिमेंट्री रेट बेसिकली इनडायरेक्टली मेजरमेंट किसका है? डेंसिटी और साइज का। किसका है बेटा? डेंसिटी और बिल्कुल, हम इसे डेंसिटी देखते हैं। अब डेंसिटी और साइज देखते हैं। आप तो जानते हो बेटा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। समझ रहे हैं? इसने इसका कितना वॉल्यूम घेरा, कितना इसका मास है, इसी डेंसिटी। एक्चुअल में सेडिमेंट्री रेट जिस प्रकार सबसे पहले बेटा से स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी। किसकी? इसलिए इसको सब यूनिट में बांटा। कि राइबोसोम एक पूरी यूनिट नहीं है, इसकी सब यूनिट भी होती हैं। क्या होती है बेटा? सब यूनिट भी होते हैं, और सब यूनिट किसी न किसी से जुड़ी होती हैं। समझ रहे हैं बेटा? सब यूनिट किसी न किसी से जुड़ी होती हैं। तो आज हेडिंग डाली जाए सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। बेटा सब यूनिट राइबोसोम्स के पढ़ने से पहले मैंने इनका केमिकल कंपोजिशन देखें। केमिकल कंपोजिशन में मैंने क्या देखा? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन्स के मिलकर बने होते हैं।
ठीक है ना। अब बात सोडर साइंटिस्ट ने बोला कि इनडायरेक्टली इसका मतलब इसका डेंसिटी और साइज है, उसके आधार पर सब यूनिट भी होती हैं और सब यूनिट के आधार पर इनका अलग अलग डेंसिटी अलग अलग साइज आता है। तो क्या है सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बेटा हेडिंग डालो सब यूनिट। सबसे पहले मैं यूक्रेटिक राइबोसोम बोल रहा हूँ 80S, क्या बेटा 80S, और इसकी सब यूनिट होती है 60S और 40S, 60 और S और 40S। बिल्कुल, ये भी सोडेबर के यूनिट है। क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। क्यों? यानी कि ये जो यूनिट है ना, इनका भी डेंसिटी साइज अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। बिल्कुल, इनका भी सेडिमेंटेशन होने का साइज अलग अलग आ रहा है। बेटा इधर देखो, भी इनका भी बेटा सेडिमेंटेशन होने का रेट अलग अलग आ रहा है। हाँ। टाइम अलग अलग आ रहा है। अरे देखो भाई, 80S राइबोसोम है, 2 यूनिट से मिलकर बना। बेटा जिनसे मिलकर बना होता है, ये आयनिक बॉन्ड से मिलकर बना होता है और इसके लिए जरूरी कंसंट्रेशन होती है बेटा मैग्नीशियम आयन की। किसकी? ये लिखो बेटा, मैग्नीशियम आयन बड़ा इंपोर्टेंट होता है और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, क्रिटिकल कंडीशन ये होती है 0.00 मोल। समझ पा रहे हैं? ये पहले नोट करो बेटा, इसकी 0.001 मोल मैग्नीशियम प्लस 2 आयन, इसकी कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए? राइबोसोम की 2 यूनिट को जोड़ने के लिए, क्योंकि राइबोसोम हमेशा 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक तो लार्जर यूनिट और एक लार्जर यूनिट और बेटा एक स्मॉलर यूनिट। समझ रहे हैं आप? हाँ। बिल्कुल, तभी तो सब यूनिट बोलूंगा मैं। हाँ। सब यूनिट क्यों बोल रहा हूँ कि एक राइबोसोम है, वो 2 अलग अलग यूनिट में मिलकर बना है, एक लार्जर यूनिट है एक छोटी यूनिट है। हाँ। तो लार्जर यूनिट और छोटी यूनिट दोनों को मिलाकर मैं सब यूनिट बोल रहा हूँ। 80S राइबोसोम 60S और 40S में बट गया। समझ रहे हो आप? हाँ। बिल्कुल, लिखो, लिख लिया। ऐसे ही 70S राइबोसोम है। 70S राइबोसोम किस किस में बढ़ता है? 50S और 30S में। समझ रहे बेटा? 50 और 30S। बिल्कुल। अब इनको जोड़ के ऐसा मत करना 50 30 80 हो रहा, ऐसे नहीं है। 60 40 100 होना चाहिए। हाँ। ऐसा आप ये मत समझना कि भूल रहे हैं सर जी, बट ये समझना बेटा सेडिमेंटेशन रेट है। क्या ये? रेट है। इनडायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी है। क्या है बेटा? इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। समझ रहे? ये नोट करो। जनरली 2 जो यूनिट होती हैं बेटा, RRNA के फॉस्फेट ग्रुप से आयनिक बॉन्ड बना के जुड़ती हैं। क्या? आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल, ऐसे देखो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम आपको बताएं, हमारे पास ये 70S राइबोसोम है। क्या है बेटा? 70S राइबोसोम। ये इसकी बड़ी यूनिट हो गई और ये इसकी छोटी यूनिट हो गई। समझ रहे बेटा? ये इसकी बड़ी यूनिट होगी 50S और छोटी यूनिट कितनी होगी बेटा? 30S। ये जो जुड़ रहा है यहाँ पर, यहाँ के लिए मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन जरूरी है। वो कितनी होती है? 0.001 मोल। समझ रहे हैं आप? हाँ। ये कंसंट्रेशन जरूरी है, तभी ये राइबोसोम जुड़ पाएगा। समझ रहे? इसका अभी इसको हमने किसी गोल में घोल के नीचे बिठाने की कोशिश की, तो हो सकता है अलग अलग रेट में नीचे बैठे। हाँ। इसीलिए इसे हम सेडिमेंट्री रेट कहते हैं। ऐसे में 80S को बताऊं तो ये 80S की लार्ज यूनिट हो गई और ये 80S की स्मॉल यूनिट हो गई। समझ रहे? लार्ज यूनिट 60S होगी बेटा, ये अपनी 40S होगी। एस बोले तो सोडियम कांस्टेंट है ना बेटा। ये कौन सा राइबोसोम होगा आपका? 80S राइबोसोम। कौन सा? और 80S राइबोसोम को हम जनरली यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। लिखो बेटा। हो गया? अब एक्चुअल में ये 60S 40S है जो हमने डेंसिटी अलग अलग आ रही है, ये एक्चुअल में है क्या? आरएनए और प्रोटीन का कंसंट्रेशन। क्या है ये? आरएनए और प्रोटीन का कंसंट्रेशन। देखो एग्जांपल देके मैं बताऊं, 80S में जो 60S है ना बेटा, ये एक्चुअल में आरआरएनए है। क्या है? आरआरएनए। और जो 40S है वो क्या है? प्रोटीन। क्या है बेटा? प्रोटीन। तभी तो मैंने कहा था राइबोसोम का कंसंट्रेशन, राइबोसोम का कंस्ट्रक्शन जो बनता है वो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। यहाँ पर आरआरएनए का मतलब ही राइबोसोमल आरएनए है। क्या? राइबोसोमल आरएनए। क्या बेटा? आरएनए राइबोसोमल आरएनए। अब इस 60S को फर्दर में सब यूनिट में डिवाइड कर सकता हूँ ना? हाँ। बताओ इस 60S में जो आरएनए पाए जाएंगे वो कितने कितने प्रकार के आरएनए होंगे? इसको मैं फर्दर डिवाइड करने के लिए बेटा ध्यान देना, इसको फर्दर सोल्डर को यूनिट में इसको हमने डिवाइड किया। क्या किया है? डिवाइड किया। बिल्कुल। अब 60S में हमने बताया कि आरआरएनए होता है। क्या होता है इसमें? आरआरएनए होता है। तो ये आरआरएनए कितने प्रकार का होता है? देखो बेटा 20S, 5.8S, 5S। अब देख इसकी 3 यूनिट हो गई। कितनी यूनिट हो गई? 3 हो गई। बिल्कुल। ये किसकी यूनिट है? आरआरएनए की। किसकी यूनिट है बेटा? आरआरएनए की।
अब देखो इसमें 60s में RNA, 40s में भी तो RNA होगा, 40s में भी तो RNA होगा। ये तो प्रोटीन, वो तो चांस की बात है, लगभग चांस की बात है बेटा कि इसमें 60% RNA है, 40% प्रोटीन है। समझ रहे हैं? हाँ। 40% प्रोटीन है इस पूरे 80s में। यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसे ऐसा करते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, है ना। ये तो लगभग चांस की बात है कि हमें दो डाटा याद नहीं करने पड़ रहे, लेकिन अगर हम केमिकल कंपोजिशन बताऊं तो इसके अंदर 60% तो RNA होता है और इसके अंदर 40% क्या होता है, अपना प्रोटीन होता है। समझ रहे हैं बेटा? अब इस दोनों में RNA प्रोटीन इसमें भी होगा और RNA प्रोटीन इसमें भी होगा। समझ रहे हैं बेटा? अब देखो 60s में RNA कितना हुआ, 80s, 28s, 5.8s और 5s। ऐसे ही 40s में भी RNA होगा। तो इसमें बेटा जो RNA होता है उसे देखो 23s, सॉरी इसके अंदर जो RNA होता है बेटा वो 18s होता है, ठीक है ना। इसके बाद 70s की बात करूंगा, 70s को भी मैंने 50s प्लस 30s में बांटा था बेटा। बांटा था ना। इसमें अंदर भी RNA प्रोटीन की कंसंट्रेशन होगी, है ना, अलग अलग होती है वो बात अलग है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं बेटा तो इसके अंदर 40% प्रोटीन होता है और इसके अंदर 60% भी RNA होता है। क्या होता है? RNA। अब इसकी भी लार्ज सेगमेंट दोनों में RNA होगा। ऐसा तो है नहीं एक में RNA होगा, दोनों में RNA होगा। तो इसके अंदर जो RNA पाया जाता है बेटा वो होता है 23s, 5s। और इसके अंदर जो RNA होता है बेटा 30s के अंदर, इसके अंदर बेटा जो RNA होता है वो आपका होता है 16s का। कौन सा? 16s। बिल्कुल, नोट करो इसे। और नोट करने के बाद ये निमोनिक में बता रहा हूं आपको, जो भी छोटी यूनिट है उसमें छोटे प्रकार का संख्या आएगी, बड़े से छोटी संख्या आएगी। बस बड़े सारे छोटे बड़ी के पास जाते हैं, लेकिन जो बड़े से छोटे नंबर का आता है ना वो छोटे यूनिट के पास आएगी। छोटे यूनिट बिल्कुल समझने की कोशिश करो। देखिए 60s 40s है ना बेटा, निमोनिक बता रहा हूं मैं। हाँ। इसमें 28 बड़ा हो गया सबसे। हाँ। इससे छोटा 18s छोटे यूनिट के पास जाएगा, ठीक है ना। हाँ। इसमें 50s 30s है, सबसे बड़ा 23s हो गया। हाँ। इससे छोटा 30s के पास जाएगा। बस ये हमें सब यूनिट बेसिकली याद करनी नहीं, ना किसी पेपर में पूछी जाती, बट किसी टेस्ट सीरीज में अगर आती है तो हमें थोड़ा सा याद रहना चाहिए। समझ रहे बेटा? ठीक है। अब देखो, अब हमने RNA पढ़ा, RNA के टाइप पढ़े, सब यूनिट पढ़ी। एस का मतलब मैंने समझ लिया स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है जो इनडायरेक्टली डेंसिटी का मेजरमेंट करता है, और डेंसिटी का मेजरमेंट है साइज का मेजरमेंट करता है। एक्चुअल में वो है क्या बेटा? सेडिमेंट्री रेट है। क्या है? सेडिमेंट्री रेट है। लेकिन आप एक बात बताओ, जब राइबोसोमल RNA बन रहा है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइबोसोम देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइबोसोम, हेडिंग डालो ऑफ राइबोसोम्स। आप जानते हो बेटा ये राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। हाँ। और प्रोटीन की फैक्ट्री होती है तो इस राइबोसोम को RNA से जुड़ना होगा, मैसेंजर RNA से जुड़ना होगा, ठीक है ना बेटा। अब मैंने आपको बताया कि राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, एक लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलेस्ट सब यूनिट। समझ रहे हैं बेटा? हाँ। अब देखो सबसे पहली बात ये है कि पहले तो ये देखो, जो लार्जर यूनिट होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मॉलर सेल यूनिट होती है ये mRNA से अटैच होती है। किससे? mRNA से, जिसे हम मैसेंजर RNA भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो ध्यान रहे बेटा कि प्रोटीन्स बनाने के लिए जो राइबोसोम की यूनिट अटैच होती है बेटा mRNA से, वो होती है अपना स्मॉलेस्ट यूनिट से। किससे? स्मॉलेस्ट यूनिट से। देखो ऐसे याद नहीं कर पाओगे। mRNA छोटा होता है, मैसेंजर RNA होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। समझ रहे? वैसे तो छोटा RNA tRNA होता है, सॉल्युबल RNA, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा? शॉर्ट लिव्ड। अब शॉर्ट लिव्ड हो रहा है, थोड़े समय के लिए ही जिंदा रह रहा है, तो इसके लिए कौन अटैच होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सी? अरे भाई लार्ज सब यूनिट जुड़ गई तो वैसे ही जल्दी मर जाएगा, वैसे ही थोड़ा सा जिंदा रहता है। और जो भारी भरकम यूनिट जोड़, निमोनिक बता रहा हूँ बेटा, भारी भरकम यूनिट जोड़ देंगे तो जल्दी और मर जाएगा। इसलिए mRNA हमेशा छोटी यूनिट जुड़ती है। कौन सी यूनिट जुड़ती है बेटा? छोटी यूनिट। बहुत सुंदर। लेकिन कभी कभी प्रोकैरियोटिक में ऐसा हो जाता है बेटा, कैसा हो जाता है? देखो प्रोकैरियोटिक में ऐसा हो जाता है, कैसा होता है बेटा कि एक mRNA मेरे पास आया। क्या आया? mRNA मेरे पास आया, और ये ऐसे mRNA के अंदर इंट्रॉन तो होते ही नहीं हैं, सारे के सारे एक्सॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन होते हैं। क्योंकि बेटा आप तो जानते हो कि इसके अंदर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस
होती है बेटा। इसका स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होने के कारण इसमें सारे के सारे इंट्रॉन हट जाते हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, एक्सोन। क्या बचता है बेटा? और एक्सोन में एक्चुअली जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन। तो कभी कभी जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इस mRNA के ऊपर 70S के राइबोसोम बहुत प्रकार अटैच हो जाते हैं, यानी एक साथ एक से ज्यादा 70S प्रकार के राइबोसोम अटैच हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। किसके अंदर बेटा? बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक के अंदर एक से ज्यादा mRNA पर एक से ज्यादा राइबोसोम अटैच हो जाते हैं और इस घटना को हम, और जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, इसे हम पॉलीसोम कहते हैं। क्या? पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी कह देते हैं, या फिर हम इसी को अर्गोसोम भी कहते हैं। क्या? अर्गोसोम। बहुत सुंदर बेटा, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स का, लेकिन साइटोलॉजी में हम बता रहे हैं क्योंकि आगे हेल्प मिल जाएगी। देखो, प्रोकैरियोटिक के अंदर जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है, यानी mRNA से प्रोटीन बन रही होती है, तो एक से ज्यादा राइबोसोम एक mRNA पर आकर अटैच हो जाते हैं और एक से ज्यादा राइबोसोम एक mRNA पर आकर अटैच हो जाएंगे तो मैं कह दूं बेटा पॉलीराइबोसोम बन जाता है। इसको मैं शॉर्ट में अगर बोलूं तो पॉलीसोम बन जाता है। क्या बन जाता है? पॉलीसोम। कुछ साइंटिस्टों ने बेटा इसको अर्गोसोम के नाम से भी जाना। हमें कोई ऐतराज नहीं भाई, मान लो कुछ साइंटिस्टों ने इसको क्या कहा? अर्गोसोम। ये नोट करो बेटा, नोट कर लिए बेटा? हाँ। अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर mRNA से तो स्मॉल सब यूनिट से अटैच हुआ। किससे? स्मॉलेस्ट। लेकिन अभी इसकी लार्जर सब यूनिट खाली है। क्या है बेटा? लार्जर सब यूनिट खाली है। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा, इसके लार्जर सब यूनिट पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। कौन सी? और बेटा जो एंजाइम इसकी लार्जर सब यूनिट पे पाया जाता है उसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ट्रांसफेरेज एंजाइम। बहुत सुंदर बेटा, इसकी जो लार्जेस्ट सब यूनिट पर एंजाइम होता है ना, उस एंजाइम का नाम होता है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? एंजाइम। ये कहाँ होता है? लार्जेस्ट सब यूनिट पे। कहाँ पर? जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। मैं लिख दूं बेटा, लिख दूं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। कहाँ पर? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। और एक्चुअल में आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, ये पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 23S rRNA ही है। क्या है ये? 23S rRNA ही है, जिसे कुछ लोग देसी भाषा में राइबोसोम के नाम से जानते हैं, राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? राइबोजाइम्स के नाम से जानते हैं। अरे मैंने क्या कहा, mRNA से स्मॉलेस्ट सब यूनिट राइबोसोम के अटैच होती है, लार्जर सब यूनिट पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है और जिस एंजाइम का नाम है बेटा पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और हम जानते हैं जब अमीनो एसिड और अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और उसी पेप्टाइड बॉन्ड के सहारे से पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन्स बन जाती है बेटा। समझ रहे हैं आप? मैंने कहा अरे ये पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांसफेरेज एंजाइम है, ये होना क्या है? रियलिटी प्रोटीन है क्या? मैंने देखा कि 99% प्रोटीन्स ही होती हैं। क्या बेटा? 99% प्रोटीन्स ही होती हैं, लेकिन जब इसका मैंने केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया तो बड़ा अचंभा हुआ। अरे ये तो 23S प्रकार का rRNA है। क्या है ये? 23S प्रकार का rRNA है। अरे ये तो न्यूक्लिक एसिड है, फिर भी इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तब हमें जाकर ज्ञात हुआ अरे भाई डीएनए से पहले आरएनए आया था, तभी तो प्रोटीन बनी थी। समझ रहे हैं बेटा? डीएनए से पहले आरएनए आया था तभी प्रोटीन बनी थी। और आज ही हम एनसीईआरटी की जेनेटिक्स में जाकर आरएनए वर्ड नाम का चैप्टर पढ़ते हैं और आरएनए वर्ड वाले चैप्टर में हम यही जाकर बताते हैं कि मेरे भाइयों सुनो, डीएनए इंपॉर्टेंट है, केमिकली स्टेबल है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जब आने की बात हुई तो अपना आरएनए आया था। क्या आया था? क्योंकि आरएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर तो होती ही होती है, केमिकली एक्टिव होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एंजाइम का भी काम कर सकता है। इसका प्रूफ बेटा फेमस एग्जांपल पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है। पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है और जिसका बेसिकली अगर केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो 23S rRNA है। क्या है बेटा? 23 rRNA है बेटा। इसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर, समझ पा रहे हैं?
बेटा यहाँ आपका राइबोसोम पूरा स्ट्रक्चर खत्म होता है। हम 1 मिनट का प्रीव्यू लेकर देखते हैं एक्चुअल में है क्या राइबोसोम, है ना। राइबोसोम सेल ऑर्गेनल कहलाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल के ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम करता है और इसका केमिकल कंटेंट आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। डेंस स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले पैलाडे ने देखा था 1953 में, इसलिए हम इसे पैलाडे पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि ईआर के ऊपर है बेटा, ईआर के ऊपर है तो खुरदरा सा होगा, इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कहते हैं, है ना बेटा। देखो इसका जो 2 यूनिट होती हैं, हर एक राइबोसोम की सब यूनिट भी होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। और ये दोनों के दोनों सब यूनिट बेटा, दोनों की दोनों सब यूनिट किस कंसंट्रेशन से जुड़ती होती हैं? मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन से। कौन सी आयन की कंसंट्रेशन से बेटा? मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन से। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन एक जरूरत लिमिट के आधार पर चाहिए होती है और उसके आधार पर जुड़ती हैं। एक्चुअल में किससे? लार्जर सब यूनिट जो होती है ना बेटा, उसमें आयनिक बॉन्ड, फॉस्फेट आयनिक बॉन्ड होता है। फॉस्फेट आयनिक बॉन्ड के हेल्प से दोनों ही यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन एक बात बताओ, एमआरएनए शॉर्ट लिव्ड होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है तो इसकी स्मॉल यूनिट किससे जुड़ती है? राइबोसोम की स्मॉल यूनिट किससे जुड़ती है? एमआरएनए से। लेकिन लार्जर सब यूनिट में बेटा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और ये में अगर मैं जाके देखूं वो एंजाइम क्या है? 23S RNA या फिर राइबोसोम। क्या है बेटा? राइबोसोम। इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं बेटा। इससे प्रोटीन बनाने का काम होता है। सेल विद इन सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। जॉर्ज पैलाडे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सेल स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी। समझ पा रहे हैं बेटा? आज यहाँ पर राइबोसोम खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन की बात करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ स्टडी विद मी PK या फिर स्टडी विद मी चैनल पर। थैंक यू सो मच अगेन।